में इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल बी और डी। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है और अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी वस्तु को एक 9 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेमी की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई किसी वस्तु को एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब 6 सेमी की दूरी पर बनेगा और आभासी होगा। किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी 22.5 सेंटीमीटर होगी। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण कोण I = कोण R बनाते हुए वापस होगी। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। B और C दोनों। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? R2। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और बड़ा होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? E और E दोनों। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। ये समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC = 20 सेंटीमीटर होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र 18 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसका फोकस 9 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1/3 होगा। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणामस्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण समतल, उत्तल और अवतल प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। F और ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? आभासी और सीधी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2। मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल A और B। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है और मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर स्थित होता है। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है।
एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी फ के पदों में 2f के बराबर है। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या r के पदों में r2 के बराबर होती है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फ पर प्राप्त होता है। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वो उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? अ और बी दोनों, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। अनंत और उत्तल दर्पण परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखा जाना चाहिए। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सी और फ के बीच पर रखा जाना चाहिए। आयरलैंड की लेविथान दूरबीन लेवायथन टेलीस्कोप में 3.0 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। यदि इससे 4.0 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। क्रमशः 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3 एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? ए और सी दोनों, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? वक्रता केंद्र से परे अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? -15 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 60 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में रियरव्यू मिरर एक ऊंची इमारत का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को फोकस बिंदु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? पोल एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। r=2f। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? 0.3। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल, ध्रुव। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि, आपका परावर्तन, आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है। दर्पण का सूत्र है 1 u जोड़ 1 v = 1 f। दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब की दूरी। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव, पोल कहते हैं। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तल एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है की फोकस दूरी कितनी होगी? r2। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर, रेयर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? उत्तल। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियरव्यू मिरर किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र व बिंदु है जिसे ध्रुव कहा जाता है। एक विमान दर्पण के लिए छवि है आभासी और पार्श्वतः उल्टा। नोट: विमान दर्पण से तात्पर्य समतल दर्पण है।
यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई जोड़ 15 है तो ये है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और उल्टी। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और छोटी। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? आभासी उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। एफ और सी के बीच दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? पश्चदर्शी दर्पण एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? 10 सेंटीमीटर। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। 12.5 सेमी। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई 3.1 सेंटीमीटर होगी। जब किसी वस्तु को सी और फ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहां बनेगी? सी के बाद किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहां पर होगा? वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु फ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। विकल्प में अनंत पर स्पष्ट नहीं है लेकिन व्याख्या के अनुसार प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और विकल्प सी सही है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। वास्तविक और समान आकार का किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद, एपर्चर। 20.0 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 10 सेमी। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। रियर व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। फोकस केंद्र एफ पर वास्तविक, उल्टी, अत्यधिक संकुचित छवि। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है रेखीय आवर्धन। आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास, होता है उत्तल लेंस। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? -2.4 सेंटीमीटर। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। धनात्मक श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह बैंगनी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? केवल ई, प्रकाशिक केंद्र। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक 2 के बराबर है। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेनाए और सेनार का अनुपात क्या कहलाता है?
अपवर्तनांक तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबद्ध किया जा सकता है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका चाल बदल जाती है। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक 3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी। स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम अ में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम अ में प्रकाश की चाल क्या होगी? 2.26 गुना 10। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक डुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम मीडियम अ के सापेक्ष माध्यम मीडियम बी के अपवर्तनांक n को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? n>1। बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? नारंगी रात्रि में तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपई हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? अपवर्तन निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? 1.0003। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? रिफ्रैक्टिव जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? 2.25 गुना 10 मी से। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। एक से अधिक तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो ये झुकती है अभिलंब से दूर और तीव्र गति पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? हवा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है। ये झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? 2 मिनट। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? हवा किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। अपवर्तन दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? अपवर्तन प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? मृगमरीचिका। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को जोड़ 5.0D की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। -3D। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? आभासी और अत्यधिक छोटा। मान लीजिए कि एक लैंप को 10V की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2A है। 10 में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 200 J। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण अविचलित रहेगी। गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? लकड़ी। 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? -0.1 मीटर। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। -2D। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 से कम होगा और प्रतिबिंब उल्टा होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? V/U। एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है। Y एक या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण है। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा। किसी वस्तु को 4.0D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5D की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। किसी 1.0 योजक चिन्ह cm लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.0 सेंटीमीटर होगी। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? 33.3 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को एक -10D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 2.5D होगी। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से -10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? 6/5। किसी वस्तु को एक 2.0D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्षर पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। यदि M, V और U क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए M, V और U के मध्य सही संबंध क्या होगा? M = V, U। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी? 5.0D। एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? P = 1F। जूल के तापन प्रभाव, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के सूत्र को H = विट के रूप में निरूपित किया जाता है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, लेंस, प्रकाशिकी और विद्युत। क्वेश्चंस 1306 1507। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? उत्तर B।
उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब कोई वस्तु उत्तर लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। उत्तर F1 और O के मध्य अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। उत्तर मुख्य अक्ष के समानांतर वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है। उत्तर अवतल लेंस उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति की गणना करें। उत्तर 2D एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। उत्तर 0.4D एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? उत्तर 15 सेंटीमीटर। परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं अंडरस्को होता है। उत्तर वास्तविक एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तर धनात्मक एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। उत्तर प्रकाशिक केंद्र जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2F1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? उत्तर पूर्ववत समान आकार का एक लेंस की शक्ति इसकी अंडरस्को के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उत्तर फोकस दूरी एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? उत्तर दोनों अवतल हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी क्षमता शक्ति की गणना करें। उत्तर 4D अवतल लेंस की नाभीय लंबाई अंडरस्को होती है। उत्तर ऋणात्मक अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर फोकस जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उत्तर फोकस बिंदु लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? उत्तर मिट्टी एक लेंस जिसकी पावर जोड़ 2D है की फोकस दूरी होगी। उत्तर 50 सेंटीमीटर एक लेंस में जोड़ 2.0 की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी। उत्तर उत्तल 0.5 मीटर रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला क्या है? उत्तर 1v1 u = 1 f लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उत्तर फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति जोड़ 2.0 है तो यह क्या है? उत्तर उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? उत्तर 2F1 पर अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अंडस्को निकलेगी। उत्तर बिना किसी विचलन के किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर अपसारी लेंस अवतल लेंस। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। उत्तर अवतल यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? उत्तर निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तर उत्तल निकट दृष्टिदोष को अंडस्को भी कहा जाता है। उत्तर मायोपिया मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? उत्तर मायोपिया दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? उत्तर उत्तल लेंस 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उत्तर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। उत्तर पीला आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की का अंडस्को कहा जाता है। उत्तर समंजन क्षमता दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? उत्तर रेटिना के पीछे प्रकाश आंख में से प्रवेश करता है। उत्तर कॉर्निया रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं। उत्तर ऊर्जा दक्षता इनमें से किस उपकरण में